अलग कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, लेकिन मोदी जी से ज्यादा चर्चा राहुल गांधी बटोर रहे हैं। इसकी वजह है राहुल गांधी पर गुजरात हाई कोर्ट का फैसला, जिसका इंतजार 2 महीनों से हो रहा था। आप जानते हैं कि 13 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार की एक रैली में सवाल किया था कि सभी चोरों का नाम या सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है। जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी को। कोलार में उन्होंने जो भाषण दिया था और उस भाषण की चर्चा आज भी अभी भी हम कर रहे हैं। 2 महीना पहले भी कर रहे थे, 4 महीना पहले भी कर रहे थे। खासकर 23 मार्च 2023 से हम लोग राहुल गांधी के उस भाषण की चर्चा खूब कर रहे हैं। लोग खोज खोज के निकाल रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी ने कोलार में ऐसा कह क्या दिया कि उन्हें 2 साल की मैक्सिमम सजा हो गई। सुनिए जरा। आपसे कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई, आपको धूप में बैंक की लाइन के सामने खड़ा करते हैं, आपके जेब में से पैसा निकाल के बैंक में डालते हैं और फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी उठा के भाग गया। 35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में। मेहुल चोकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। तो मोदी सरनेम पर राहुल गांधी की टिप्पणी जो है वो कई मोदियों को नागवार गुजरी, और उसमें से एक मोदी पूर्णेश मोदी हैं जो गुजरात बीजेपी के विधायक हैं। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज करा दिया था, जिस पर 23 मार्च 2023 को सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यानी CJM ने उनकी एक अदालत ने राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराते हुए 2 साल कैद की सजा सुनाई। दरअसल आपराधिक मानहानि के मामलों में दोस्तों अधिकतम 2 साल की सजा ही हो सकती है, और यह सजा उन्हें दे दी गई। इसके बाद केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद रहे राहुल गांधी की संसद सदस्यता छिन गई, उनका सरकारी बंगला भी ले लिया गया, और इसके बाद 3 अप्रैल को राहुल ने सूरत सत्र न्यायालय का रुख किया और अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग की, जिसे 20 अप्रैल को खारिज कर दिया गया। निचली अदालत के फैसले जो थे उस पर रोक की मांग को लेकर के राहुल गांधी ने 29 अप्रैल को गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया, जिस पर 29 और 2 मई को सुनवाई हुई, और अब 2 महीने बाद आज 7 तारीख को, 7 जुलाई को, यानी कि ठीक 66 दिनों बाद यह फैसला आया है और मामला जो है वो खारिज हो गया है। जस्टिस हेमंत प्रच्छक की सिंगल जज बेंच ने कहा है कि निचली अदालत का फैसला सही है। उन्होंने अपने फैसले में कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। आप देख रहे हैं, ये हैं जज साहब जिन्होंने फैसला सुनाते हुए क्या कुछ कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। राजनीति में शुचिता की जरूरत है, यहां तक कि इस केस के बाद भी उनके खिलाफ कुछ केस दर्ज हुए हैं। कैम्ब्रिज में राहुल गांधी द्वारा वीर सावरकर के खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद वीर सावरकर के पोते द्वारा पुणे कोर्ट में गांधी के खिलाफ मामला दायर किया गया है। दोष सिद्धि से कोई अन्याय नहीं होगा, सजा सही है, सजा सही और उचित है। निचली अदालत के फैसले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, लिहाजा याचिका खारिज की जाती है। यह कहना है गुजरात हाई कोर्ट का जो फैसला है वो, और वहां के जज जस्टिस हेमंत प्रच्छक साहब का। अब हाई कोर्ट के बाद राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक लग जाती है तो उनकी संसद सदस्यता बहाल होने का रास्ता खुल सकता है, लेकिन आगे क्या होता है ये वक्त बताएगा। मगर अभी पूरा माहौल राहुल के पक्ष में झुकता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस ने इस पर दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि यह मामला सिर्फ राहुल गांधी या किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, क्योंकि यह स्वतंत्र बोलचाल और अभिव्यक्ति की बात है। इस सरकार का उद्देश्य है कि अभिव्यक्ति की आजादी पर नियंत्रण किया जाए, इसीलिए मानहानि के कानून का दुरुपयोग किया गया है। राहुल सत्य की राह के निडर यात्री हैं और वो बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश करते रहेंगे। इस तरह के पर्दाफाश से मोदी सरकार बौखलाई रहती है। जरा सुनिए, अभिषेक मनु सिंघवी तमाम कानूनी पहलुओं को भी यहां बता रहे थे मीडिया के सामने आज जब 3:30 बजे दिन में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके अलावा राहुल गांधी के कारण क्यों और राहुल पर्दाफाश करते रहेंगे और मोदी सरकार अभी ऐसे ही बौखलाई रहेगी। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं उनकी जुबानी। कि कितना भी आप प्रहार करें, इंटिमिडेशन हैरेसमेंट करें, कितना भी आप जेल से डराएं, मैं नहीं समझता कि श्री राहुल गांधी इस प्रकार की चीज़ों से किसी रूप से कभी भी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है, कभी डरे हैं।
वो एक सत्य के राह के निडर यात्री हैं और वो बीजेपी का झूठ का पर्दाफाश करते रहेंगे, बार बार करेंगे। मैं ये भी समझता हूं कि ये इस प्रकार का झूठ का जो पर्दाफाश किया जाता है उससे ये सरकार बौखलाई रहती है, घबराहट में रहती है, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन का मुद्दा हो, चाहे वो चीन का मुद्दा हो, आज की जो आर्थिक दुर्दशा है उसका मुद्दा हो, और इसीलिए उसको भुलाने, छुपाने, डाइग्रेस करने के प्रयत्न आप बार बार देखते हैं। हमें विश्वास है अंत में कि न्यायपालिका सत्य का ही साथ देगी। अहंकारी सत्ता को अंत में एक कड़ा जवाब मिलेगा हमारे अंतिम निर्णय से, जिसकी तरफ हम अग्रसर होंगे अब उच्चतम न्यायालय में। तो कांग्रेस को न्यायपालिका से उम्मीद है और न्यायपालिका का रुख अगर करेंगे तो सर्वोच्च अदालत की तरफ जाना होगा कांग्रेस को। अब राहुल गांधी की बहन इधर प्रियंका गांधी ने तो बाकायदा रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता के साथ ट्वीट कर कहा है कि समर शेष है, जनगंगा को खुलकर लहराने दो, शिखरों को डूबने और मुकुटों को बह जाने दो, पथरीली ऊंची जमीन है तो उसको तोड़ेंगे, समतल पीटे बिना समर की भूमि नहीं छोड़ेंगे, समर शेष है, चलो ज्योतियों के बरसाते तीर, खंड खंड हो गिरे विषमता की काली जंजीर। श्री राहुल गांधी जी इस अहंकारी सत्ता के सामने सत्य और जनता के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। सत्य की जीत होगी, जनता की आवाज जीतेगी। ये है प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो ट्वीट किया है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। तो दोस्तों, आज राहुल गांधी पर आए इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने जगह जगह प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेताओं के अलावा शिवसेना से संजय राउत, जदयू से ललन सिंह और ऐसे तमाम नेताओं ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर निराशा जताई है। जिस तरह से तमाम विपक्षी दल राहुल गांधी के साथ खड़े दिख रहे हैं उससे 2024 की तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। इस तस्वीर में राहुल गांधी के पक्ष में माहौल बना हुआ दिख रहा है और उधर मोदी जी बीजेपी के पक्ष में अभी से माहौल बनाने में जुट गए हैं, लेकिन अपने शाब्दिक जाल में वो खुद उलझ रहे हैं। ये साफ मानिए, आप तय मानिए। ऐसा क्यों कह रहा हूं वो आप पिछले रिकॉर्ड और आप अभी के रिकॉर्ड को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे और वहां उन्होंने कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की, तो कांग्रेस ने उन्हें पीडीएस घोटाले की याद दिलाकर पूछा कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की। हाल ही में एनसीपी तोड़कर अजित पवार को सरकार में शामिल करने पर भी सवाल उठे। मोदी जी आज गोरखपुर भी गए और वहां गीता प्रेस के कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन मोदी जी से सवाल हो रहे हैं कि उनके पास मणिपुर जाने का वक्त क्यों नहीं है और कब वो मणिपुर जाएंगे, और न भी जाएं तो कम से कम मणिपुर का म तो कह दें। कल पीएम नरेंद्र मोदी चुनावी राज्य तेलंगाना जाएंगे, जहां अब तक मुकाबले में केवल बीआरएस थी, लेकिन राहुल गांधी की खम्मम रैली से माहौल वहां भी बदल चुका है। पीएम के दौरे से एक दिन पहले यहां पर यानी कि तेलंगाना में बीजेपी के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई और बीजेपी के दो नेता रेवुरी प्रकाश रेड्डी और राणा प्रताप के समर्थकों ने पार्टी के कार्यालय में एक दूसरे पर हमला किया। यह सब देखकर दोस्तों लगता है कि कांग्रेस को मुसीबत में डालने की कोशिश कर रही बीजेपी पर ही अब छप्पर फाड़ कर मुश्किलें या मुसीबतें बरस रही हैं। मोदी जी पहले कई बार मौसम की वजह से अपने कार्यक्रम को रद्द कर चुके हैं, आप सुने होंगे, और इस बार मुश्किलों के मौसम और राहुल गांधी के तूफान के आगे भी क्या हार मान जाएंगे मोदी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी पर आए फैसले से बदल रही है 2024 की तस्वीर। आइए तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी को जब सजा हुई थी और उसके बाद प्रक्रिया चल रही थी उनको निकालने की, कहां से, संसद से और घर से, तब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखी थी। ये जो तस्वीर देख रहे हैं उस तस्वीर को, उस वीडियो को आपके सामने लाना चाहता हूं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले सुनिए जरा राहुल गांधी कह क्या रहे थे और आज भी वो क्यों प्रासंगिक है, क्यों अभिषेक मनु सिंघवी इतने जोश में अपनी बाजी को पलटते हुए दिखाई दे रहे, कह रहे हैं कि हमारी बाजी पलटेगी और न्यायपालिका पर भरोसा है। भरोसा, सबसे बड़ी बात है कि भरोसा इन तमाम कांग्रेस के नेताओं को अपने नेता पर है जिसका नाम राहुल गांधी है। और राहुल गांधी कह क्या रहे हैं, सुनिए। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें
तो भी मैं अपना काम करूंगा। अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। डिस्क्वालीफाई मी फॉर लाइफ, पुट मी इनसाइड जेल, आई विल कीप गोइंग, आई विल नॉट स्टॉप। तो सुना आपने, डिस्क्वालीफाई मी फॉर लाइफ, कीप मी इनसाइड द जेल, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, अपना काम करूंगा, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। और यहीं से शुरुआत करते हैं कि क्या ये जो राहुल का तूफान है उससे घबरा गई है बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन उससे पहले आज जो राहुल की सजा बरकरार रही है उस पर दिन में भी हमने चर्चा की थी, उस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और वहीं से शुरुआत करते हैं कि आखिर इस सियासत में चल क्या रहा है और क्यों हम कह रहे हैं कि इस सजा से, राहुल की सजा जो है जिस पर रोक नहीं लगी है, उससे क्या 2024 की तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। सुनिए, आइए चलते हैं, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं। 6 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए आप, मीनू जैन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मीनू जी आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं। स्वामी जी आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ प्रमोद अग्रवाल जी सीधे छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। आज मोदी जी वहां गरज रहे थे। अग्रवाल जी आपका स्वागत करता हूं। आप बताएंगे कि कैसे गरज रहे थे और पीडीएस का क्या चक्कर है। और इधर स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं शकील अख्तर जी। शकील जी आपका स्वागत करता हूं। और हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका स्वागत है। स्वागत, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं। खास दिन आज सुबह से लेकर के हलचल मची हुई है सियासत में भी और न्यायालय में भी, और कोई पक्ष में तो कोई विपक्ष में, लेकिन चर्चा जो भी कर रहा है वो राहुल गांधी की कर रहा है। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि राहुल गांधी की कोई बात आती है या कांग्रेस का कोई बड़ा दिन होता है तो उस दिन प्रधानमंत्री की कोई ना कोई रैली निकल आती है या कुछ ऐसा हो जाता है जहां कांग्रेस की खबरें दब जाती हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री एक नहीं बल्कि 2 स्टेट में थे। पहली बार छत्तीसगढ़, उसके बाद में उत्तर प्रदेश पहुंचे, लेकिन चर्चा प्रधानमंत्री से ज्यादा आज राहुल गांधी की। प्रधानमंत्री के लिए जगह निकालनी पड़ रही है। प्रशांत टंडन जी बहुत अच्छी तरह से समझते होंगे, टेलीविजन में एक लंबा अनुभव उनका रहा है और कैसे जगह निकाली जाती है, कैसे एयर टाइम दिया जाता है, उनसे बेहतर और कौन जान सकता है। और लेकिन सबसे पहले आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। स्वामी जी आपसे शुरुआत, क्या कुछ देखते हैं अब यहां से? अब कांग्रेस की पीसी भी हो गई, राहुल गांधी ने आज कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन राहुल गांधी का वही बयान आज भी तैर रहा है जिसमें तमाम अलग अलग, तेलंगाना से लेकर के छत्तीसगढ़ होते हुए महाराष्ट्र, तमाम जगहों पर कांग्रेस के लोगों ने इस फैसले के विरोध में प्रदर्शन भी किया है। वो तस्वीरें बहुत सारी हैं, दिखाना नहीं चाह रहा हूं कितनी तस्वीरें दिखाई जाएं, लेकिन यहां अब आप लोगों के विचार और सबसे पहले आपका क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए राजीव जी, मैं ये कल्पना कर रहा था, वास्तविकता में देश के लोकतंत्र में और आज की परिस्थिति में जो घटनाएं घट रही हैं, मैं इसकी तुलना कर रहा था कि द्रौपदी की क्या मनोदशा रही होगी जब उनको दांव पे लगाया गया था, जब उनका चिरहरण हो रहा था। द्रौपदी ने बड़ी कातर दृष्टि से भीष्म पितामह की तरह देखा और ये सोचा कि भीष्म पितामह हैं, ये मेरी रक्षा करेंगे। भीष्म पितामह ने सिर झुका लिया। उन्होंने भीम की तरफ देखा, जिसको भीम को सबसे ज्यादा वो मानती थी, भीम ने सिर झुका लिया। युधिष्ठिर ने भी सिर झुका लिया। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, जितने भी थे सारे वीर थे, सबने अपने सिर झुका लिए। आज की तारीख में मेरे को लगता है कि भारतीय लोकतंत्र कि वही स्थिति हो गई है जो कि द्रौपदी की स्थिति थी। आज आप सेशन कोर्ट में जाते हैं, आप हाई कोर्ट में जाते हैं, हर जगह कातर दृष्टि से ये आप न्यायपालिका से निवेदन करते हैं कि कानून का पालन करिए, कानून प्रदत्त। और ये कहा जा रहा है, कानून आज क्या कहा गया? ये कहा गया कि वो रिपीट ऑफेंडर हैं और ये हीनियस क्राइम है, हीनियस क्राइम है। अगर ये हीनियस क्राइम है तो इसमें 2 साल की सजा क्यों है? हीनियस क्राइम में तो 2 साल की सजा नहीं होती। दूसरी बात यह है कि एक ही आरोप पे अगर 10 कोर्ट्स में आरोप पत्र लग जाएं और लोग उसमें आवेदन कर दें तो आदमी रिपीट ऑफेंडर कैसे हो जाता है? तीसरी बात यह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह 40 केस चलने के बावजूद, पॉक्सो एक्ट का आरोपी होने के बावजूद, 8 लड़कियों के आरोपित करने के बावजूद वो आरोपी नहीं है, उसकी संसद सदस्यता नहीं जाती, वो हीनियस क्राइम में लिप्त नहीं माना जाता। वो व्यक्ति जो कि जीप में कुचलता है वो हीनियस क्राइम नहीं माना जाता। और ये जो जितनी भी घटनाएं देश के अंदर आज हो रही हैं, वास्तविकता में अगर आप देखें, और राहुल गांधी जो है वो हीनियस क्राइम कर रहे हैं। हीनियस क्राइम क्या? देखिए आज की तारीख में राजीव जी, किसी का भी मोबाइल ले लीजिए आप और किसी के भी व्हाट्सएप मैसेजेस देख लीजिए आप, जितने भी भक्तों के व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं ये सब धार्मिक विद्वेष फैलाने के लिए झूठे मैसेजेस, केवल धर्म के बीच में दरार पैदा करने के लिए,
हिंदू मुसलमान में दरार पैदा करने के लिए और हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए और कमजोर करने के लिए किए जा रहे हैं। और अगर आप कानूनी दृष्टि से ये देखेंगे तो आप देखेंगे कि धार्मिक विद्वेष फैलाना हीनियस क्राइम है, ये देशद्रोह की कैटेगरी में आता है। और इस मामले में अगर ये सारे व्हाट्सएप पे संज्ञान ले ले कोर्ट तो आधे से ज्यादा देश की जनता जेल के अंदर होगी। और राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी की विवेचना केवल भारत की जनता नहीं कर रही है, भारत के कोर्ट नहीं कर रहे हैं, विदेश की जनता और विदेश के कोर्ट्स और वहां के जर्नलिस्ट भी इसको कर रहे हैं कि अगर ये हीनियस क्राइम है तो धर्म संसद में अगर खुलेआम चेतावनी दी जाती है और अगर कोई व्यक्ति गांधी जी को, महात्मा गांधी को ये कहता है कि गोडसे जिंदाबाद और महात्मा गांधी पे गंदे शब्दों का उपयोग किया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे उन पे गंदे शब्द और अपनी भांजी और बहन को अगर गले लगाते हैं, उनका चारित्रिक हनन होता है, अगर वो हीनियस क्राइम नहीं है, अगर वो डिफेमेशन नहीं है, तो इस प्रकार में अब हमें यह सोचना पड़ेगा कि जब हम आपके फोरम में राजीव जी बैठे तो हम ब्रजभूषण शरण सिंह को अगर आरोपी बताएंगे, उन पे कुछ कहेंगे, अगर हम नीरव मोदी पे, ललित मोदी पे, मेहुल चोकसी, विजय माल्या पे कुछ कहेंगे, कल हम पे मानहानि का केस ना हो जाए कि आपने नीरव मोदी को गलत कैसे बताया, ललित मोदी को गलत कैसे बताया। अरे नीरव मोदी और ललित मोदी, ये विजय माल्या और मेहुल चोकसी, ये सारे लोग तो देशभक्त लोग हैं। अगर आपको गाली देनी है तो महात्मा गांधी को गाली दीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को गाली दीजिए और गोडसे की बड़ाई कीजिए, और ये जितने गुजरात के रहने वाले जो देश छोड़ छोड़ के भागे हैं इनकी वंदना कीजिए, क्योंकि अब देश का जो दिल्ली राजधानी है कुछ दिन में बदलकर ये अहमदाबाद चली जाएगी और जितने भी संस्थान दिल्ली के हैं वो गुजरात के अंदर चले जाएंगे। तो गुजरात को प्रातः वंदना हम करेंगे, उसको प्रणाम करेंगे, और हम सब देश के जितने भी प्रदेश के वासी हैं पहला जो हम प्रणाम करेंगे वो गुजरात की तरफ करेंगे। बाकी बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बाकी प्रदेश हैं अपनी इंडस्ट्री को और अपनी अस्मिता को गुजरात के चौखट पर पेश करते हैं। आपकी बात में बहुत दम है स्वामी जी, जो बातें आप कह रहे हैं, और ये एक आम जन की बात है, आम जनता। हम तो विश्लेषक हैं और हम लोग बहुत सारी चीज़ों को बहुत सोच समझ के एक एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और आप भी बहुत सोच समझ के करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो पीड़ा आपकी है वो आम जन की पीड़ा है और वो यहाँ रखनी चाहिए। अगर राहुल गांधी को डिफेमेशन केस, वो भी मोदी सरनेम पे, मैक्सिमम सज़ा हो सकती है, तो मीनू जी, बीजेपी के लोगों ने कांग्रेस को क्या क्या नहीं कहा। याद कीजिए मीनू जी, वो सारे तमाम सेंटेंसेस, शब्द सोनिया गांधी से लेकर के, और अभी कुछ उदाहरण दे ही रहे थे, महात्मा गांधी, नेहरू जी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, किसी को नहीं छोड़ा। कभी राजनीति उस दिशा में नहीं गई कि किसी चुनावी मंच से या किसी रैली से विरोधी दल ने अगर कुछ कहा हो, उसके नेता ने कुछ कहा हो, तो उसको इस कदर यहां तक पहुंचा दिया जाए। क्या देश की राजनीति अब कानून के चौखट को पार करके और वहीं पे सब कुछ होने वाली है? इस हिसाब से देखा जाए, यहाँ हम किसी भी ढंग से जो रिजल्ट आया है, जो फैसला सुनाया गया है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। देश की राजनीति में कानून की जो दखल है उसकी बात कर रहे हैं। और क्या कानून के सहारे देश की राजनीति होगी, ये माना जाए मीनू जी, किस हिसाब से देखा जाए? क्योंकि ये बहुत पेचीदा है, लेकिन आने वाले समय में इस दिशा में अब देश की राजनीति को जाते हुए देख रहे हैं हम। पट से आपके खिलाफ एक FIR दर्ज करा करके भेज दिया जाता है आपके सामने, क्योंकि आपने किसी पार्टी, किसी हुकूमत के खिलाफ आपने कुछ कह दिया। भाई, अपनी चुनी हुई सरकार है, उसके खिलाफ क्यों ना बोलें हम? और विरोधी दल होने के कारण भी आप बोल सकते हैं, उस नाते भी बोल सकते हैं। तो इसलिए समझना जरूरी है, यहां बहुत अहम मुद्दा है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। मीनू जी। जी राजीव जी, देखिए, आपने लोकतंत्र की बात की कि अपनी चुनी हुई सरकार है तो आलोचना कर सकते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि लोकतंत्र ठोक तंत्र में बदल गया है। जो सरकार के आलोचना करे या असहमति जताए उसको ठोक दो। आप देख रहे हैं कि किस तरह से ठोकने के भी अलग अलग तरीके इजाद कर लिए गए हैं। कहीं पेगासस है, कहीं बुलडोजर है, और एक और नया चला है कि पेशाब कर दो उसके ऊपर, जिससे जो आपको बुरा लगता है। तो अब ये इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए, नेताओं को भी तैयार रहना चाहिए विपक्ष के, कि उनके ऊपर मलमूत्र विसर्जन भी हो सकता है किसी दिन, क्योंकि एक नया हथियार निकला है अभी राजनीति का। जो विरोधी है उसके ऊपर मलमूत्र कर दो, क्योंकि ये लोग, देखिए, ये जो राजनीति जिसकी बात आप कर रहे हैं, ये राजनीति नहीं, ये व्यक्तिगत लांछन और व्यक्तिगत चरित्र हनन जो भी राजनेता है उसका। आप बता दीजिए
कौन से नेता? आपने बताया सोनिया गांधी से लेके राहुल गांधी, आपका नेहरू, इंदिरा गांधी, मतलब इंदिरा गांधी को मेमूना बेगम, एक इनकी बेवकूफियों का मुजाहिरा करते हैं लोग, शर्म आती है सोच के भी। आप नेहरू को कितना आप बदनाम करेंगे, कितना चरित्र हनन करेंगे। देखिए कमजोरी कांग्रेस की, जो राहुल गांधी के संदर्भ में लीजिए कि राहुल गांधी का एक वीडियो इन्होंने, जो कि मोदी ने कही थी जो बात कि इधर से आलू डालो और उधर सोना निकलेगा, ये बात मोदी जी ने कही थी, उसके वीडियो के प्रूफ्स हैं, सबके पास होंगे, सबके वीडियो में, सबके फोन में होंगे। वो उसका इनके बीजेपी के आईटी सेल ने झूठा वीडियो बना के किए, तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि इधर ऐसी मशीन बनाऊंगा कि इधर से आलू निकालो और इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकलेगा। वो वीडियो देखिए पिछले 9 साल से चल रहा है राजीव जी। तो कांग्रेस ने इस चीज की जहमत नहीं उठाई कि इसको काटे या इसके ऊपर डिफेमेशन लगाए या कोर्ट में जाए या एफआईआर करे, कुछ तो करे। चुप बैठे रहे। क्यों चुप बैठे रहे? ये तो भैया जो सरबराह है वो ही बता सकते हैं, हमारे पास तो इस चीज का जवाब नहीं है। लेकिन हाँ, अब जो कांग्रेस का आईटी सेल है वो बिल्कुल एक्टिव मोड पे रहता है हर वक्त, और रिबटन तुरंत दिया जाता है। लेकिन जो अब ये राहुल गांधी का ही केस ले लीजिए, अब ये इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये है कि इनको राहुल गांधी लगता है कि किसी तरह से दबा दे, कुचल दे, खत्म कर दे, ये मतलब सीन से गायब हो जाए आदमी। इनके हिसाब से तो ये चाहते हैं अंतर्धान हो जाए, खत्म हो जाए इस देश के सीन से। लेकिन राहुल गांधी जो है वो खत्म नहीं हो रहा है, वो भारत भूमि को नाप दे रहा है पैदल। उसने पूरी भारत भूमि को 4 महीने में नाप डाला, और वो भी क्या करते हुए? मोहब्बत का संदेश देते हुए, देश में जो नफरत की जहर फैला हुआ है उसका शमन करते हुए उस आदमी ने भारत भूमि को नाप दिया। मैं मणिपुर जाता है वो, जहां आज तक प्रधानमंत्री को जाने की फुर्सत नहीं है। और देखिए इनकी ख्याति जो मणिपुर में है, उसकी ख्याति दूर देश में फैल गई है, 7 समुंदर पार। अमेरिका से उनका यूएस कमीशन ऑन रिलीजियस फ्रीडम मणिपुर के दौरे पे आना चाहता था। आप ये देखिए कि कहां तक पहुंच गई है बात। इन्होंने उसको वीजा नहीं दिया। अभी गारसेटी जो है वहां के एम्बेसडर है, वो कह रहे हैं कि भारत चाहे तो हम मणिपुर में उनकी मदद कर सकते हैं। अब वो मुद्दा अलग है कि उनको बोलने का हक है या नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि कहां तक पहुंच गई है बात। अगर प्रधानमंत्री अपने मुंह से 2 शब्द कह देते तो ये यूएस एम्बेसडर बीच में बोलने की जरूरत ही नहीं थी। वो देख रहे हैं यहाँ कि क्या हो रहा है, एक राज्य जल रहा है और किसी समुदाय विशेष के ऊपर हर तरह के आक्रमण हो रहे हैं, तो उसको रोक नहीं रही है सरकार। बैठिए, राहुल गांधी वहां पहुंच जाते हैं, उस पे आपको पीछे उसमें भी दिक्कत है। राहुल गांधी ट्रक ड्राइवर से बात करते हैं, उसमें दिक्कत है। गिग वर्कर से बात करते हैं, उसमें दिक्कत है। राहुल गांधी मनरेगा वर्कर से बात करते हैं, उसमें दिक्कत है। मोटर मैकेनिक से बात करते हैं। क्यों? राहुल गांधी का तो वो है कि जिसको कहते हैं मैं तो घास हूं, 5 की कविता है, मैं तो घास हूं, मैं अपना काम करूंगा और आपके हर किए धरे पे उगाऊंगा। तो राहुल गांधी वो है जो आपने शुरू में बाइट दिखाई, उसमें यही कह रहे हैं वो कि मैं आपके हर किए धरे पे उगाऊंगा, वापस आ जाऊंगा, मैं घास हूं, घास की तरह दोबारा उग जाऊंगा, आप कितना भी मुझे कुचल दीजिए, मसल के फेंक दीजिए। और जो राहुल गांधी का जो ये जज्बा है, जो हौसला है, इसको सलाम है। इतनी सब अपमान, देखिए इनका इतना अपमान, राहुल गांधी का जितना अपमान इस देश में हुआ है किसी राजनेता का नहीं हुआ होगा। मैं उसके बावजूद भी राहुल गांधी नहीं डिगे, हौसला उनका कम नहीं हुआ। तो इन्होंने ये नया तरीका निकाला है अभी, राहुल गांधी को किसी तरीके से डिस्क्वालीफाई कर दे, इनको सीन पे से गायब कर दे, राजनीति के सीन पे से। लेकिन जितना गायब आप करेंगे वो उतनी ही शक्ति के साथ वापस उलट के आएंगे। जो आप कह रहे हैं कि 24 की तस्वीर बदल जाएगी, अभी तस्वीर बदलने में तो अभी सुप्रीम कोर्ट का भी इंतजार करना होगा हमें कि वहां से ऑर्डर्स क्या आते हैं और क्या होता है, वहां से क्या सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है इस बारे में। लेकिन आज जो फैसले के ऊपर तो बहुत चर्चा हो चुकी है, आपके चैनल पे भी हो चुकी है और जगह भी हो चुकी है, लेकिन उसमें भी आप कितनी शर्मिंदगी की बात है कि जजेस के फैसले की आलोचना में इतने अजीबोगरीब पॉइंट्स आ रहे हैं। और वास्तव में शर्म की बात है कि इस तरह की बातें जजेस अपने उसमें कोर्ट कर रहे हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट है, अब देखिए वो इस पे क्या संज्ञान लेते हैं और क्या इसमें निकल के आता है। उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका इसमें सही तरीके से न्याय करेगी और राहुल गांधी वापस से इस देश के राजनीतिक क्षितिज पे सूर्य के समान उगते हुए, चमकते हुए नजर आएंगे। जी राजीव। बिल्कुल, राहुल गांधी ने तो ये कहा ही है कि आप मुझे कहीं से भी निकाल दो।
बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ hastachep.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ।